भारत में यह धारणा प्रचलित थी कि भारत में केवल राजतंत्र का ही प्रचलन था और यह विचारधारा उपनिवेशवादी शासनकाल में बहुत अधिक प्रभावी थी। उन लोगों का मानना था कि भारत केवल राजशाही यानी कि तानाशाही के बल पर ही काबू में रखा जा सकता है और यहाँ के लोगों को केवल एक ही शासन व्यवस्था की जानकारी है, वह है राजतंत्र। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1903 में रिज डेविड्स ने प्राचीन भारत में गणतंत्रों की खोज की तथा उन्होंने 10 ऐसे राज्यों को खोजा जहां पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलन में थी, यानी कि वहां पर राजा नहीं होते थे और जो शासक होते थे उनका चुनाव होता था, वो वंशानुगत नहीं होते थे। वर्तमान जैसी शासन व्यवस्था हालांकि नहीं रही है, परंतु वो वंशानुगत नहीं थे, तानाशाही नहीं थे और जन भावना के आधार पर शासन करते थे। इस तरह के उस समय 10 गणतंत्र थे बुद्ध काल में। इन 10 गणतंत्रों के नाम, राज्यों के नाम, वंश और जिस क्षेत्र में स्थित थे वो दिए हुए हैं। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है, या तो मिलान के लिए आते हैं या ये पूछते हैं कि अलपकम में किस वंश के लोगों का गणतंत्र था। तो इसे याद करने का ये तरीका शायद कठिन हो सकता है, यहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, प्रश्न केवल यहां से पूछे जाते हैं। और इसका सही तरीका यह है याद करने का, जैसे कि कपिलवस्तु शाक्य है, कपिलवस्तु राज्य था और वहां जो शासक था वो शाक्य वंश के लोगों का था। तो इसका अच्छा तरीका यह है कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुम्नार पर्वत के मन, ऐसे करके इन्हें नोट कर लिया जाए और ऐसे ये बहुत जल्दी याद होंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, प्रश्न आने की काफी संभावना होती है, इसलिए इन्हें याद करना जरूरी है। वंश और राज्य दोनों को यहां से ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनकी जो कुछ जो राज्य हैं, गणतंत्र हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण बातें वो हम बताते हैं। सबसे पहले स्थान पर है कपिलवस्तु के शाक्य। यो राजवंश नेपाल की तराई में था और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि महात्मा बुद्ध इसी गणराज्य से संबंधित थे। बुद्ध, इसलिए इस गणराज्य का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे और यहां पर अनेक नगर थे। ये व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अच्छा राज्य था और बहुत सारे नगर थे। और बुद्ध की माता जो थी देवदह नगर की रहने वाली थी इसी राज्य की। और इन लोगों के अंदर रक्त की शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था और अपनी जाति के बाहर ये लोग शादी नहीं करते थे और अपने रक्त पर इन्हें बड़ा गर्व था, बहुत वीरता पर अपनी गर्व करते थे। और रक्त की शुद्धता के लिए इन्होंने ये नियम बनाया था कि हम अपने बाहर, अपने वंश के बाहर ना ही तो पुत्री की शादी करेंगे और ना ही पुत्र की करेंगे, आपस में ही विवाह करते थे। और ये कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे। अंतिम रूप से कौशल की कुछ राज्य स्वतंत्र थे, परंतु कुछ राज्यों की स्वतंत्र न होकर अधीनता स्वीकार करते थे, जैसे कि ये कौशल की करता था। इसके बाद स्थान है सुषुमार पर्वत के भग, ये मिर्जापुर में था और ये वत्सों की स्वतंत्र अधीनता स्वीकार करते थे। ये वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। इसके बाद नाम आता है अलपकप के बोली, ये शाहबाद आरा बिहार में स्थित था ये राज्य। इसके बाद है
केश पुत के कालाम सुल्तानपुर जनपद में स्थित था। और इस राज्य की विशेषता थी कि इसके जो आलार कालाम थे, जो महात्मा बुद्ध के गुरु बने थे सबसे पहले, आलार कालाम, वे इसी राज्य के थे। ये उरुवेला में रहते थे, जहां पर महात्मा बुद्ध ने इनसे भेंट की थी। और सबसे पहले गुरु महात्मा बुद्ध के यही थे, आलार कालाम। इसके बाद स्थान आता है रामग्राम के कोलिय। रामग्राम के कोलिय, यह राज्य भी उस समय काफी प्रसिद्ध था, जो गोरखपुर जनपद में स्थित था। फिर है कुशीनगर के मल, यह देवरिया जनपद में स्थित है। और जो वर्तमान में केशुआ एक स्थान है, कसुआ, इसकी पहचान यहां से की गई है, इनकी राजधानी की। और ऐसी मान्यता है कि ये रामायण में जो लक्ष्मण थे, उनके पुत्र थे एक चंद्रकेतु मल, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल। ये उसके वंशज थे, चंद्रकेतु मल के वंशज अपने आप को ये कहते थे। इसी प्रकार पावा के मल थे, जो देवरी जनपद में स्थित है। और देवरी में जो पडरौना स्थान है, एक पडरौना, इनके राज्य की पहचान यहां से की गई है कि यहां पर इनका राज्य स्थित था। इसके बाद आते हैं पिपलीवन के मौर्य। यह भी एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। ऐसी मान्यता है कि यहां के जो लोग थे वो यहां से वनों में जा बसे थे। और यह शाक्य वंश की एक शाखा थी, यह शाक्य वंश की एक शाखा थी। मगध के राजा से डरकर यहां के कुछ लोग ऐसे क्षेत्र में जा बसे जहां पर बहुत सारे मोर रहते थे और उनकी कूकने की आवाज आती थी। और इसी आधार पर उनके वंश का नाम पड़ा मौर्य वंश। बाद में हम देखते हैं कि इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध वंश हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का द्वारा स्थापित मौर्य वंश। वो भी इसी परिवार से था, चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश से संबंधित था। इसलिए इस वंश की भी बहुत महत्व या ऐतिहासिकता रही है। इसके बाद है वैशाली के लिच्छवी। ये सारे गणराज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली था, फर्स्ट स्थान पर था। ये 8 राज्यों का गण था। इसमें 8 राज्य शामिल थे, 8 गण, जिसमें लिच्छवी प्रधान थे। ये इसमें प्रधान थे 8 राज्यों में। इस गण की प्रशंसा महात्मा बुद्ध ने भी की है। ये व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सेना हर दृष्टि से बहुत शक्तिशाली थे। यहां तक कि मगध के शासक को इन्हें हराने के लिए गुप्त चालें चलनी पड़ी और यहां पर काफी समय तक एक अपना मंत्री गुप्तचर के रूप में रखना पड़ा। तब उसने लिच्छवी में वंश में फूट डाली और तब जाके मगध ने इस राज्य को अपने अधीन किया। तो इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण वंश था। और इसकी एक विशेषता यह थी कि यहां का जो मुखिया था महात्मा बुद्ध के समय में, वो था चेटक। चेटक की बहन महावीर स्वामी की मां थी। चेटक की बहन महावीर स्वामी की मां थी। और चेटक की एक लड़की मगध के शासक से ब्याही थी।
इसके बाद मिथिला के विधेय, ये भागलपुर और दरभंगा जनपद में पड़ता है जो बिहार में है यहां पर। तो उस समय वास्तव में गणराज्य स्थित थे भारत में, और जो पश्चिम के विचारक हैं भारत को एक तानाशाही शासन के अधीन रखने की एक परंपरा मानते थे, उसका इसमें खंडन किया गया है। और ये तथ्यों पर आधारित गणतंत्र इतिहासकारों द्वारा दिखाए गए हैं। उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में ऐसा माना जाता है कि उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसमें एक केंद्रीय सभा होती थी, एक राज्य में केंद्रीय सभा, केंद्रीय सभा जिसे संस्थागार कहा जाता था। और इसमें राज्य के सभी कुलीन परिवारों का मुखिया जो होता था वो इसका सदस्य होता था। कुलीन परिवारों के मुखिया का जो मुखिया होता था वो इसका सदस्य होता था। और ये केंद्रीय सभा मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करती थी जिसे राजा कहा जाता था। राजा, राजा के अधीन सेनापति होता था और एक भंडारगारिक, इसे कोषाध्यक्ष कह सकते हैं हम, कोषाध्यक्ष होता था। एक उपराजा भी होता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी। और केंद्रीय सभा में जितने लोग होते थे उन्हें भी राजा की उपाधि दी जाती थी, राजा। और उनके अधीन फिर से यही परंपरा थी, सेनापति, भंडारगारी, कोषाध्यक्ष ये होते थे। तो इससे एक बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि एक गणतंत्र को अनेक इकाइयों में बांटा जाता होगा और केंद्रीय सभा में जितने लोग रहते थे प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई का शासक नियुक्त किया जाता था और उस इकाई के शासन के लिए उसके अधीन अनेक कर्मचारी होते थे जो शासन को सुचारू रूप से चलाते थे। राजा का मुख्य काम राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना और कर की वसूली करना था, सेना का प्रबंध करना था। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्रीय सभा का निर्णय अंतिम होता था। कोई भी विवादास्पद बात होती थी वो केंद्रीय सभा में रखी जाती थी और उसमें वाद विवाद होता था। उसके बाद उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाता था। उस समय के साहित्य में ऐसे अनेक अवसर बताए गए हैं जब केंद्रीय सभा ने अपने राज्य के भविष्य के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था, जो एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के द्वारा ही बौद्ध धर्म चलता था। बौद्धों की जो भी शासन व्यवस्था थी बौद्ध धर्म के संघों की, तो उसके लिए सब नियम बने हुए थे, नियम उसके अनुसार शासन होता था। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध संघ का शासन और गणतंत्रीय राज्यों का शासन शायद एक जैसा रहा हो। तो इसलिए हम सरसरी तौर पर बौद्ध संघ के जो शासन है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। बौद्ध संघ में जब कोई बात होती थी और उसके बारे में निर्णय लिए जाते थे तो उसके एक सभा होती थी, उसके कुछ सदस्य होते थे। सभी सदस्यों को किसी स्थान विशेष पर वाद विवाद के लिए बुलाया जाता था और प्रत्येक सदस्य के लिए बैठने का स्थान निर्धारित होता था। इस कार्य के लिए एक अलग कर्मचारी रखा जाता था और उसे आसन ज्ञापक कहा जाता था। यह सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करता था, किसको?
कहां बैठना है। जब बैठ जाते थे उसके बाद प्रत्येक सदस्य को 2 सलाखाएं दी जाती थी। सलाखा दी जाती थी। जो व्यक्ति सलाखा देता था उसे सलाखा ग्राहक कहा जाता था। दो सलाखाएं होती थी जो दोनों अलग अलग रंग की होती थी और उन रंगों का विशेष महत्व था। एक रंग किसी प्रस्ताव के समर्थन के लिए होता था और एक विरोध के लिए होता था। उसके बाद सभा में या संघ में प्रस्ताव रखा जाता था, उस पर वाद विवाद होता था और उसके बाद अंतिम रूप से मतदान किया जाता था। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया जाता था। छंद, मत के लिए छंद का प्रयोग किया जाता था, छंद शब्द का। उसके बाद किसी बात पर अंतिम निर्णय लिया जाता था। इस प्रकार उस समय यह ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गणराज्यों की शासन व्यवस्था भी इससे ही मिलीजुली होगी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था के प्रचलन के बारे में भी जानकारी मिलती है। नीचे से ऊपर तक 8 प्रकार के न्यायालय थे। जहां से कोई भी मुकदमा चलता था और अंतिम न्यायालय जो था वो राजा का था। राजा के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जाती थी और उस समय वर्तमान जैसी शासन न्याय व्यवस्था थी कि एक अपराधी के लिए एक निरपराध 10 निरपराध व्यक्ति को सजा ना मिले, चाहे अपराधी छूट जाए। तो इस तरह की धारणा उस समय प्रचलन में थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि लिच्छवियों की जो केंद्रीय सभा थी उसमें 7707 सदस्य थे और शाक्यों की में 500। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कुलीन तंत्र का शासन व्यवस्था पर नियंत्रण था, यानी कि शासन व्यवस्था जो थी कुलीन तंत्रीय थी। प्रत्येक व्यक्ति को शासन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा ग्राम पंचायतों का शासन था। यहां पर भी गांव का मुखिया होता था, जिसका मुख्य कार्य व्यापार, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देने का मुख्य काम था। ये गणतंत्र काफी समय तक चले, परंतु फिर इनका धीरे धीरे पतन होने लगा। पतन के कारणों का अध्ययन करने से पहले यह बताना चाहते हैं कि उस समय जो ये गणतंत्र थे, इनके सदस्यों को अपने राज्य से विशेष प्रेम था, देशभक्ति की भावना थी इनके अंदर, जो कूट कूट कर भरी थी, और वो अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तत्पर रहते थे और अपने राज्य की समृद्धि के लिए वो हमेशा परिवर्तनशील रहते थे, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करते थे। परंतु इसके बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इन राज्यों का, गणतंत्र राज्यों का पतन होना प्रारंभ हो गया। नंबर 1 थी वंशानुगत पद। समुद्रगुप्त के अभिलेख से हमें पता लगता है कि जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, वो अपने पद की वंशानुगत पदाधिकारिणी थी। इसके अलावा और अनेक ऐसे तथ्य हमें इतिहास में मिलते हैं जिससे कि ये लगता है कि बाद में आकर के गणतंत्रों का स्थान राजतंत्र या वंशानुगत लोगों ने ले लिया। पद वही होते थे, परंतु उस पद को वंशानुगत बना दिया गया, यानी कि सभी पद लगभग वंशानुगत बना दिए गए, जिसमें योग्यता का अभाव होता चला गया। अयोग्य व्यक्ति भी पद को प्राप्त करने लगा, जिससे इनके जो क्षमता थी उसमें कमी आई होगी और इन राज्यों का पतन प्रारंभ हो गया। इसके अलावा इन राज्यों में आपसी फूट
गणतंत्रों में आपसी फूट भी इनके पतन का कारण बनी। हमें यह तथ्य काफी पता है कि मगध राज्य ने लिच्छवी गणराज्य में फूट डालकर ही उसे विजयी किया था, वरना उसकी हिम्मत उसको जीतने की नहीं थी। उसके सदस्यों में अपना मंत्री भेजकर उसके सदस्यों में फूट डलवा दी और उसके बाद उस राज्य को विजयी किया। इसी तरह के अन्य राज्य भी विजयी किए गए होंगे। नंबर 3 है विस्तार। उस समय जो राजा थे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उसके लिए वो कुछ भी कर सकने को तैयार थे। उनकी महत्वाकांक्षा के आगे ये गणराज्य टिक नहीं सके और अंततः इनका पतन प्रारंभ हो गया। हालांकि हमें कुछ बातों में ये गुप्त काल तक भी आते हुए दिखाई देते हैं।